अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफा खेरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख सताफी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। शाहिद खाकान अब्बासी 221 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। PMA आयशा गुलालई का इमरान खान पर बदकिरदार होने का इल्जाम। टॉप स्टोरीज आपने देखी। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पर डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। सेलफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। सेलफोन नंबर हैं 051921264 दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे दोनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं नए वज़ीर आज़म साहब का, जो कि कल जिन्होंने ओथ भी लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट लेकर जो है वो नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और इसके साथ साथ कल उन्होंने अपने जो ओहदे का हलफ भी लिया है। सदर ममनून हुसैन ने जो है नए वज़ीर आज़म साहब से जो है वो ओहदे का हलफ लिया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने जब अपना खिताब किया तो उसमें उनका कहना था कि अवाम के हकीकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं और साथ उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब जल्द ही अपनी कुर्सी पर वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं मैं 45 रोज के लिए आया हूँ, 45 दिन के लिए आया हूँ। ना 45 रोज मैटर करते, ना 45 दिन मैटर करते, मैटर करता है काम और मैं 45 दिनों में 45 माह का काम करके दिखाऊंगा। शासन का यह भी कहना था कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि सभी ये गवाही देंगे कि नवाज शरीफ साहब पर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं है और ना ही वो करप्ट हैं। शासन का यह भी कहना था कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि करने हैं। काम वज़ीर आज़म बदल सकते हैं मगर जो पॉलिसीज हैं वो नहीं बदलेंगी। आज नाज़रीन मरी में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से और उसके साथ साथ जो रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, वो भी वहां पे मौजूद थे और बात हुई थी काबीना के हवाले से। कहा यही जा रहा था कि आज काबीना बन जाएगी, लेकिन कुछ मुशावरत जो है वो तवील हो गई है और अब कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में जो काबीना है उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम पर बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं जमहूरियत का तसलसल। नए वज़ीर आज़म साहब आ चुके हैं, लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे अपोजिशन के उन रहनुमाओं के हवाले से भी, उन कैंडिडेट्स के हवाले से भी जो कि नॉमिनेटेड थे लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं बन सके क्योंकि साफ नजर आता कि मेजोरिटी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सुख का सांस जो है तो मैंने उस वक्त लिया जब वज़ीर आज़म साहब ने जो है ओथ ले लिया। उसकी वजह है कि 4 दिन तक हमारे यहाँ कोई हुकूमत नहीं थी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये बात परेशान कुन हमारे लिए होनी चाहिए कि जब भी कोई हुकूमत जाती है, जब भी कोई हुकूमत आती है, दरमियान में आम तौर पे कोई ना कोई ब्रिजिंग होती है। लेकिन इस दफा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दी हुई, तो ये था कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सदर पाकिस्तान पे थी और इतने कलमदान आपको पता है कि कोई एक शख्स है वो नहीं संभाल सकता। लेकिन हमने देखा 2 चीजें। एक तो ये देखा कि उस वक्त कहा जा रहा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से हटाया गया तो उस वक्त ये समझा जा रहा था कि शायद PMLN एक डिफेंस या लड़ाई के मोड में चली जाएगी। वो नहीं हुआ। एक साइड पे जारी बात है कि हमने देखा, स्टेटमेंट्स देखी, हमने जो है वो टॉक देखी मियां नवाज शरीफ साहब की, लेकिन उसके बावजूद जो 2 कैंडिडेट्स हमारे सामने आए, पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों वो हैं जो कि सारे इदारों के साथ चलना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो कंटिन्यूटी है उसके अंदर बिलीव करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद बड़े केपेबल आदमी हैं, 30 साल से सियासत में हैं, 7 दफा इलेक्शन लड़ा है, 1 दफा आ रहे थे, बाकी हमेशा पार्लियामेंट के अंदर जो है कामयाब होकर आए हैं और उनका जो टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्टीज है वो भी बहुत ज्यादा है।
तो मेरे ख्याल में इट वाज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड चॉइस। अब देखना ये है कि 45 दिनों में जो उन्होंने खुद कहा वो क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो बातें थी, उनके जो प्रॉमिसेस थे वो बहुत जबरदस्त थे। एजुकेशन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा कहा, डीकमीशनिंग के बारे में, इलीगल वेपन के बारे में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। ऐसे दीगर भी इश्यूज थे जो अगर जिनका 5% भी हो गया तो पाकिस्तान को काफी ट्रबल से, परेशानियों से रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आप कह रहे हैं आज क्योंकि उनकी स्पीच, कल स्पीच भी थी और जिसमें उन्होंने बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म बदल भी सकते हैं लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो सेम रहेंगे। पॉलिसीज वही हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने सेट कर दी। साथ उनका नवाज शरीफ साहब के वाले से कहना है कि बेशक वज़ीर-ए-आज़म मैं हूं लेकिन अवाम के जो हकीकी वज़ीर-ए-आज़म हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं और बहुत जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा और लोग गवाही देंगे, सारी दुनिया गवाही देगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पे जो करप्शन की चार्जेस लगाए गए या जिस तरह की बातें की गई वो सब झूठ और थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब पे कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं है। तो लग ऐसा ही रहे कि वही पॉलिसी चलती रहेंगी जो हमने बात की थी। चेहरा बदल गया लेकिन पॉलिसीज वही हैं। जी, मेरे ख्याल में आज के दिन तो उनके और भी क्लियर स्टेटमेंट आई है। आज के दिन उन्होंने कहा कि दुनिया को बता देना चाहते हैं कि पॉलिसीज जो है वो सारी की सारी वही रहेंगी। तो दैट वाज क्वाइट अ सॉलेस। लेकिन उसका आपको एक और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मैं बता दूं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि उनको हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो उस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट लगातार सिंक कर रही थी। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के दिन उसके बाद जो है एक बड़ी अच्छी बात हुई, जैसे ही ये दो नाम सामने आए उसके बाद से मार्केट दोबारा रिबाउंड करना शुरू हो गई। आज भी बहुत ऊंचे लेवल पे बंद हुई है। तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स और पाकिस्तान के जो 7 स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी का तसलसल रहेगा और डेवलपमेंट की जो एम्फेसिस है वो भी चलता रहेगा। लेकिन ये तो मैं नजर आता है फरूख, लेकिन बात की जाए अपोजिशन की या बात की जाए उन नाकदीन की जिनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म हो, जो भी मुल्क चला रहा हो, उस पर कहीं ना कहीं से तनकीद करना या कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी लेकर आना। अब जब ये शाइखा खान अब्बासी साहब ने हलफ लिया तो उस टाइम भी बातें शुरू हो गई, LNG के हवाले से सवाल शुरू हो गए। उन्हें बड़े खुल के कहा, उन्होंने कहा कि जी LNG पे जिसने मुझसे मुबाहिसा करना है वो आए और उनसे मुझसे बात करे। अगर मेरे एसेट्स पे बात करते हैं तो ये देख लीजिए कि मेरे सियासत में आने से पहले, मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब बनने से पहले या इस टेन्योर से पहले मेरे एसेट्स क्या थे, अब मेरे एसेट्स क्या रह चुके हैं, बिल्कुल कमी ही हुई है, बढ़े नहीं एसेट्स। तो ये तमाम चीजें हैं। वो लग ऐसा रहा है जैसे हमें लगा था कि शायद वो कहीं ठंड पड़ गई हो PTI को, जो कहते हैं ना वो जिनको जितनी आग लगी हुई थी, लेकिन वो कहीं ठंड पड़ती हुई नजर नहीं आ रही। गोल अल्टीमेटली कहीं कुछ और ही है, क्योंकि अब वो पहले ये हुआ, अब शाइखा खान अब्बासी साहब के हवाले से बातें शुरू हो गई हैं, अब इसे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बातें शुरू हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो चैन से नहीं बैठ रहे। अच्छा, दो बातें हैं। पहले तो मैं ये फ्लैग कर दूं कि ये आपके अल्फाज है, मेरे नहीं है। ये आग लगना और ये ठंड पड़ना ये आपके अल्फाज है, मेरे नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए ऑपोजिशन के दो काम होते हैं। ऑपोजिशन का ये काम तो होता है कि वो हुकूमत को अपोज करे पॉलिसी के ऊपर। PTI उस अपोजिशन का नाम है जो समझती है कि हुकूमत को घर भेजना और उसको रोकते रहना, उतारते रहना उनका काम है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये रेफरेंस जो है इसको उठा के आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश की है। हालांकि ये रेफरेंस दिसंबर पिछले साल 2016 में बंद हो गया था। अच्छा, उसके बारे में आप जितनी बातें कर ले, मैं तो सिर्फ एक आर्गुमेंट देता हूँ। एक साहब जो कि 7 इलेक्शन लड़ चुके हैं, 30 साल से सियासत में बार बार आते हैं, ना तो मियाँ साहब की तरह इनका कोई एग्जाइल हुआ ना कुछ और उस सारे के सारे चक्की से पिस के, उस छानने से गुजर के अगर कोई चीज सीरियस होती तो आपके सामने पहले आ चुकी होती। दूसरी बात ये है उनके बारे में जो कि मैं समझता हूँ जितना हमने उनको जाना है, खुद भी जो है बड़े मुखियर हजरत है, लेकिन उसके बावजूद बड़े सिंपल लाइफस्टाइल के मालिक हैं और उनकी पर्सनालिटी में कहीं ऐसा नजर नहीं आता। प्रोटोकॉल के हवाले से साहब तो सवाल करते वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं प्रोटोकॉल, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी होती हैं। कॉल को शामिल कर लेते हैं, मजीद बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? मेरे ख्याल में कुछ मसला है, इसको पहले लाइन्स क्लियर हो जाए या फिर जब सिग्नल इशू है तो वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही कॉल को शामिल करेंगे साथ में। अच्छा,
साथ साथ ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अब हमने तो ये फैसला कबूल कर लिया लेकिन अवाम ने ये फैसला कबूल नहीं किया है। आज मरी में भी हमने देखा है किस तरह से अवाम सड़कों पर निकल आई थी जब नवाज शरीफ साहब जो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, फिर वो उतरे भी और जिस तरह भी। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि अवाम, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने तो फैसला कबूल कर लिया लेकिन अवाम ने फैसला नहीं, उन्होंने कबूल करने वाली जो बात की ना, मेरे ख्याल में बार बार जो PMLN कह रही है वो कह रही है कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन कबूल इसलिए नहीं किया कि हमें लगता है हमारे साथ ज्यादती हुई है। दैट्स वाई उनके पास एक दरवाजा मौजूद है रिव्यू का, और उस रिव्यू को रुजू करना मेरे ख्याल में अच्छी बात है। एक और शिकायत आज के दिन जो है अखबार में छपी है, और वो ये है कि इनके पास ये ताकत थी, और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक टेबल भी किया गया था प्राइवेट मेंबर्स डे के बिल में, जिसके अंदर कहा गया था कि ये जो सुओ मोटो वाले केसेस होते हैं उनके अंदर भी रिव्यू होना चाहिए, अपील होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और PMLN ने उसको खास घास नहीं डाला, और ये इस वजह से अब मामला ये है कि इनके पास अपील नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात तो तय है कि मियां नवाज शरीफ साहब इज अ क्राउड पुलर, और उनका PTI वाला हिसाब नहीं है कि PTI का कोई जलसा आपको जनरेट करना पड़ता है, जहाँ गाने लगाएं, बहुत सारे लोगों का वो करें, फिर इधर उधर चलाएं। मियां साहब इज वेरी पॉपुलर, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त उनका शायद ये होना चाहिए, और होगा भी सही, कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलरिज्म की विकेट पे ना खेलें। इस वक्त इनको जो सबसे ज्यादा 10 महीनों के लिए जरूरत है वो कंटिन्यूटी है। PMLN ने अगर अपनी इनिंग्स क्लोज की और उसके साथ जो है उन्होंने हाई स्कोर कर लिया परफॉर्मेंस का, तो उसके बाद 2018 के इलेक्शन में उनको बहुत फेवर जाएगी। अगर आप जो है इस वक्त पॉपुलिज्म शुरू करते हैं, अभी भी आपके 10 महीने रहते हैं इलेक्शन में, तो उस वक्त तक ये होता है कि लड़ाइयाँ बहुत सारी पड़ जाती हैं। भुट्टो साहब का आपको याद होगा, जब बाहर निकले तो उसके बाद उनकी कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई, फिर मुल्क के अंदर अच्छा खासा क्राइसिस हो गया। तो इस वक्त जो है पॉपुलिज्म की बजाय गवर्नेंस की विकेट के ऊपर खेलना जरूरी है। कॉल्स को सामने कर लेते हैं, मजीद बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सैयद गुलाम आबिद काज़मी बोल रहा हूँ, साक्षानी खुश आप। जी काज़मी साहब बोलिए। ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने PM का इलेक्शन जीतने के बाद कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और मैं ये वेपन्स वापस लूंगा। ये काम बहुत ही अच्छा है और जरूरी है, लेकिन इंतहाई मुश्किल। ठीक है, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ये काम कर पाएंगे? अच्छा जी, सवाल बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे दूं मैं मेरे ख्याल में काज़मी साहब को। काज़मी साहब, मेरे ख्याल में आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल में काफी मुश्किल काम है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम हर चीज को ये नहीं कह सकते ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसकी बड़ी बेसिक वजह है आपके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के 3-4 डिफरेंट फेसेस मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक साइड पे तो मजहबी जनूनियत है जिसकी वजह से दहशत गर्दी होती है, दूसरा बलूचिस्तान के आपके सामने, तीसरा कराची के वाकयात है, फिर और भी हमने देखे हैं कि खास तौर पे जो बलूचिस्तान और पंजाब के सरहदी इलाके हैं उसके अंदर भी हमने वाकयात देखे। तो अब इन तमाम के लिए यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। और उन्होंने सही कहा कि यहाँ पार्लियामेंट के अंदर लोग अपने प्राइवेट गार्ड्स लेके आते हैं जिनके पास ऑटोमेटिक असला होता है। मेरे ख्याल में इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और इसके ऊपर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होना चाहिए कि ऐसे खतरनाक वेपन्स ना हो। उन्होंने रेवेन्यू की भी बात की थी, मुझे उसका ज्यादा मुश्किल लगता है, इसका कम मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि अभी डिबेट हो रही है, जिस तरह खुद भी उन्होंने बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि 45 दिन हो, 45 घंटे हो, मैंने काम करना है, लेकिन एक स्प्लिट हमें नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मैं बताने लगी हूँ साथी में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि शायद शाहिद खाकान अब्बासी ही आए कंटिन्यू करें, ये भी आ रहा है कि शायद 45 दिन बाद वो छोड़ दें। तहरीक इंसाफ खैर वो तो अपनी हमेशा से गेम स्कोरिंग करती है, उनके तो ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ही ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि वो हुदैबिया का मसला है या बाकी चीजें हैं तो शायद शहबाज शरीफ साहब नहीं आ सके। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की बात भी की जाए तो हमें पंजाब में, अगर हम लाहौर की साइड पे या पंजाब की साइड पे देखते हैं तो हमें इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिले। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि मैं ये मशवरा दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब की सियासत ना छोड़ें, पंजाब को ना छोड़े क्योंकि पंजाब को बहुत ज्यादा जरूरत है। और 2018 में आगे वज़ीर-ए-आज़म बन के आए
बातों में एक स्प्लिट नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस पर भी डिबेट हो रही है, ये फाइनल हो चुकी है? अच्छा, ये जो स्प्लिट की आप बात कर रही है ना, ये बड़ा इंट्रीगिंग टर्म है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कहाँ पे। उसकी वजह है कि यहाँ पे पार्लिमानी पार्टी के अंदर फैसला हो गया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, उसको वेट कर दिया गया, उसके ऊपर तालियां और बड़ा जज्बाती रिस्पॉन्स आया। अब बात यह है कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत करीब है, तो समझा जाता है कि जब राना सनाउल्लाह साहब बोलते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं या उनकी बात को चैनल कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में मुझे पता है, क्लियरली पता है कि ये राना साहब की अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। और दो मसाइल हैं इस सारी की सारी कहानी में। एक तो ये है कि अभी जो वजीर आजम आया है, तो सवाल हम सारे के सारे करते बड़ा डिस्कर्टियस काम है कि जी जब 45 दिन के लिए आए या 10 महीने के लिए, वही बात ये है कि उनकी पार्टी की कॉल है, जितना टाइम लेना चाहे ले वो। अगर वो 45 दिन के लिए है, खुद खुशी जो है, अगर वो साइड पे हो जाएंगे तो उनकी मर्जी, उनकी पार्टी है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये जो है ना कि इलेक्शन से पहले आना ना आना, मामला ये है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जो होता है ना डॉक्टर साहबा, वो बहुत ज्यादा अपहीवल का नाम नहीं होता। आपने अगर आप रूलिंग पार्टी हैं तो कंटिन्यू करना पड़ता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कोई और थे और 2013 में उनके कैंडिडेट का ही नहीं पता चल रहा। इस तरह से आप करेंगे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाएगा। उसकी जगह पे ये है कि मियां साहब आते हैं सेंटर में, वहां पे आके पार्टी को यूनाइट भी करते हैं, अपना काम जो जबरदस्त वो काम करते हैं डेवलपमेंट का वो करेंगे और उसको स्टेयर करते हुए आगे लेके जाएंगे। और मीनवाइल जो कहा जा रहा है ना, पंजाब के अंदर वैक्यूम आ जाएगा। हमजा साहब की बात हो रही है और दीगर लोगों की बात हो रही है। बात यह है कि अगर जो भी होता है, पंजाब को संभालने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और ये तो नहीं है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब रिटायर पॉलिटिक्स से अलहदा हुए हों, हुकूमत से अलहदा हुए हैं, पॉलिटिक्स से तो अलहदा नहीं हुए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब पंजाब से आए तो पंजाब और इस्लामाबाद में कितने घंटे कॉलेज को शामिल कर लेते हैं, मजीद बात करेंगे इसी वाले से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना तारुफ करवाइए। मैं फरीद अब्बासी बात कर रहा हूँ मरी से। जी अब्बासी साहब बोलिए। शाह खत्म अब्बासी को मुबारकबाद पेश करते हैं और एक उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके फादर का एक मनसूबा लगा था 88 में, वो अभी तक अनकम्प्लीट है, टेक्निकल कॉलेज का मेरा बकवाल की जगह पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, प्लीज काइंडली हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करेंगे उसको कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर इनका शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके दूसरी लाइन में बिल्कुल कोई मसला है, मुझे भी यही लग रहा है, तो इसलिए कि कॉलर करके ही लीजिए ताकि आसानी रहे जरा। जो आपने कॉल दिया खासतौर पे जो रिक्वेस्ट दी हुकूमत को, मेरे ख्याल में ये हुकूमत ने सुन ली होगी। आई एम श्योर कि दे विल बी एबल टू एड्रेस इट एज वेल। और साथ साथ जो अपने इनके पेट प्रोजेक्ट्स हैं हुकूमत के, उसके अलावा भी डेवलपमेंट का काम मेरे ख्याल में इन्हीं 10 महीनों में ज्यादा बढ़ना है, उसकी वजह के आगे इलेक्शन भी है। तो आई एम श्योर कि ये तमाम चीजें एड्रेस। थोड़ी सी अपोजिशन के हवाले से बात कर लेते हैं। कौन सी अपोजिशन? अलग अलग अपोजिशन या कोई कंबाइन अपोजिशन का नहीं है। जवाल उस दिन हम ट्रांसमिशन में बात करे तो मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या वजह है कि एक बार फिर जो है अपोजिशन एक मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही। अगर हम देखते हैं पैनामा के हवाले से, तो पैनामा की जो बेशक इमरान खान साहब ने पीटीआई ने शुरू किया, उसके बाद जमात इस्लामी उनके साथ लगी रही, लेकिन पीपल्स पार्टी बाद में आई। एमकेएम को तो आखिर में एक मुशावरती इजलास में बुला लिया गया था, इसी तरह की चीजें की। लेकिन हमने अब देखा, क्योंकि बाद में मुत्तहिद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये नजर आया कि एक मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही है। पीटीआई ने अपने अंदर से कोई उम्मीदवार नहीं ला पाया, उनको कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया कि वो जो है पीएम के लिए जो सूटेबल हो सकता है। उनको लगा शेख रशीद साहब जो है वो सूटेबल है। माजी में इमरान खान साहब के बातें भी सुन चुके हैं शेख रशीद साहब के हवाले से। पीपल्स पार्टी 2 लेके आई, लेकिन उनको ख्याल था कि अगर सारे मुतफिक उड़ा देंगे तो खुर्शीद शाह साहब आ जाएंगे, लेकिन एक मुश्तरका उम्मीदवार नहीं ला पाया। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में सवाल, और साथ ही कि पीटीआई अपने अंदर से क्यों कोई उम्मीदवार नहीं। अच्छा देखिए, पीटीआई के तो मेरे ख्याल में उस दिन भी मैंने बात की थी। देखिए, शेख रशीद साहब का एक सिंबॉलिक वैल्यू भी थी और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब जो है उनको इसलिए बुलाया जा रहा है कि उन्होंने जाके केस लड़ा था और उनमें से वही नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है, तो उनको जो है ना आके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में एक और बात भी होगी उनके बारे में। देखिए ना, नहीं एक और बात भी है। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर मैं ये कहता हूँ कि सिविलियंस में भी ना, ये इंस्टीट्यूशंस को छोड़े, सिविलियंस में भी एक तकसीम है।
PTI کے ساتھ زیادہ تر کون لوگ جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جا رہے ہیں یا جو ایک فلسفی جو مشرف صاحب کے سپورٹرز بھی ہیں وہ لوگوں کی ہے جو کہ فیشزم ایک پولیٹیکل فلسفی کا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان کے اندر کسی قسم کی کنٹرول ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب سیاستدانوں کو گالیاں نکال دی جاتی ہیں اور شیخ رشید صاحب اس کے ماسٹر ہیں. تو میرے خیال میں ان کا بھی ایک سمبلزم تھا جس پہ کر لیا گیا. لیکن -1 فارمولے کی جو بات ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب اتر گئے کل کو تو جو بندہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوگا وہ ون امنگ دا ایکول بن جائے گا, پروموٹ ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ اس کو چیئرمین کے طور پہ یا اس کو نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھا جائے. تو اس لیے بات ختم کر دی جائے. دیکھا مجھے کہا جائے آج ہم بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. نظم و ضبط دوران حج مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں, خاص طور پر بس, ٹرین, لفٹ, سیڑھیاں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت قطار بنائیں. آپ کا بہتر طرز عمل ملک کی عزت و وقار کا باعث ہے. تو ہم اس کا نام محمد علی رکھیں. بتائیے کیسا؟ بہت خوبصورت نام. Your son is very intelligent. آپ اس کی ایجوکیشن پر خاص توجہ کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سال کے لیے اور اتنی دور میں اپنے بیٹے سے 3 ہفتے بھی الگ نہیں رہ سکتی. بیٹا محمد آخر تو بننا کیا چاہتے ہو؟ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ایسا کون سا کریئر ہے جو آزاد بھی ہو اور جس کا کینوس بھی بڑا ہو. بس میں یہاں داخل ہوں. یہ تو دنیا کے عظیم قانون دانوں کی لسٹ ہے. ہاں, اور پہلا نام رائٹ سے پڑھو. محمد, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نئی کابینہ کے حوالے سے بھی جو کہ آج ایکسپیکٹڈ تھی کہ آج بن جائے گی. آج پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب مری بھی گئے اور وہاں پہ ملاقات ہوئی ان کے نواز شریف صاحب سے, اور ساتھ PMLN کی جو رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی اور وہاں پہ بات کی جا رہی تھی اسی حوالے سے کہ کس طرح سے نئی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دی جائے. اور کہا یہی جا رہا تھا کہ آج اوتھ سیرمنی ہوگی لیکن ملتوی کرنی پڑی ہے یہ سیرمنی, اور کہا جا رہا ہے کہ کئی ایسی وزارتیں ہیں جن پر ابھی تک جو ہے وہ نہیں طے پایا ہے کہ یہ جو پورٹ فولیو ہے وہ کس کس شخصیت کو جو ہے کس کس رہنما کو دیا جائے. اس حوالے سے بات کریں گے. سر کیا لگتا ہے کیا 4-5 چیزیں ہیں؟ چلیں انٹیریئر منسٹری کی تو سمجھ آتی ہے کہ نثار صاحب نے منع کر دیا ہے کہ وہ نہیں بننا چاہتے. باقی ایسی کون سی منسٹریز ہیں جس پہ جو ہے ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوال چینج کر دیے بڑے چلاکی سے شیخ رشید پہ؟ نہیں بالکل, میں چاند چاہتی تھی لیکن میں نے کہا ذرا یہ بات کر لیں اس کے بعد پیچھے آپ نے بات کاٹی ہے اور اس کے بعد آپ بریک پہ گئی ہیں, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے شیخ رشید صاحب سے بات کر لوں. شیخ رشید صاحب کے نامینیشن کے اوپر مجھے شدید اعتراض تھا اور ایز اے ووٹر اعتراض تھا کیونکہ انہوں نے ایک بات بڑی غلط کی تھی چند دن پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ووٹ کون ڈالیں گے, مجھے ووٹ ڈالیں گے ممتاز قادری کے سپورٹرز وغیرہ. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ آپ کی پوری ریاست کا ایک نیریٹو ہے, آپ کے پوری قوم کا ایک نیریٹو ہے. اس کا تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ڈس ایگری کرتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے یا کہ جو ہے نا ان کو میں ڈینائی کر دوں, لیکن ایشو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ایک بہت اپنی سینٹرل پوزیشن ٹیلی ویژن کے ذریعے بتاتے ہیں اور اس کے بعد ایسا کوئی بندہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسی بات بیچے اور اس کے بعد اینکر پریشان ہو گیا تھا اس وقت, اور پھر ایسے بندے کو آپ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پہ نامینیٹ کرتے تھے. تو میرے خیال میں ہر وہ بندہ جو ڈیلی دہشت گردی کو برا کہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے اور یہ سازشی کہانی نہیں پھیلانی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی مخفی طاقتیں ہیں جن کو ہر چیز کو مینیپولیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ,
تو ایسے لوگ جو ہے جو کہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں ان کے منہ پہ اچھا خاصا زور کا تماچا ہی ہے. اچھا پارلیمنٹ کے سامنے ٹھہر کے یہ صاحب جو ہے انہوں نے کیا کچھ کہا تھا, گھروں میں گھس جاؤ, کیا کرو, کیسے کرو, وہ تمام چیزوں کے اوپر اچھا خاصا زور کا تماچا ہے. ارے فاروق صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کتنی باتیں کہی تھیں, آپ کو یاد ہوگا, ان کے خلاف نہیں, پرانی باتیں ہو گئی, حلالہ ہو گیا نا. اچھا حلالہ کے بعد بات سن لینا, یہ حلالہ ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے بارے میں 2 سال پہلے تک بلاول کا کیا نام لیتے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کچھ نہیں فرمایا. ایسے بندے کو لانا پھر نامنیٹ کر کے اس کے بعد آپ یوم تشکر کرتے ہیں, اس کے اندر شیخ رشید صاحب کو لاتے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی گالیاں دے رہے ہیں, اور اس کے بعد خود کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آصف زرداری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اب تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی سے پھر آپ ووٹ ڈال رہے ہیں. اس لیے شرط عائد کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے, عمران خان صاحب فون کر دے زرداری صاحب کو تو ہم حمایت کر سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے کہا یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا. انہوں نے یہ کیا کہنا, وہ تو خود نہیں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ بہت بڑا کوشچن جو میں نے پوچھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد آصف مجوکہ بات کر رہا ہوں خوشاب سے. جی بات کیجیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ عمران خان جو دوسروں پہ فیچر اچھالتا یہ پوزیشن صاحب پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس کی اپنی پارٹی کے فیمیل جو ہے ان کی سے محفوظ نہیں ہے, اور وہ خود پی ٹی اپنے ٹی وی پہ چینل پہ آ کر ایکسپلین کر رہی ہیں ان کے وہ ٹیکسٹ میسیجز جو ان کا کیلیبر شو کر رہی ہیں کہ کس حد تک یہ بندہ گر سکتا ہے اور کتنا حد تک یہ جا سکتا ہے. ان کی تقریروں سے تو پہلے یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی تھی, لیکن اب تو ان کی پارٹیز والے بھی گواہی دے رہے ہیں, تو اس کی تحقیقات کا آرڈر کیوں نہیں لیا جاتا؟ بالکل یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک اس کی طرف ہم آئیں گے, بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہم اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں اور وہ بڑے مزیدار گفتگو ہو رہی ہے, پہلے اس حوالے سے بات کریں پھر اس طرف آئیں گے. جی بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب کا نام آنے کا 2 مطلب بنتے ہیں, 3 مطلب بنتے ہیں. ایک تو خیر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی آپ کا سوال بھی آیا تھا عائشہ گل الہی والا, کہ یہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کہانی بریک ہونے والی ہے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہ جائے. ایک شیخ رشید صاحب کی کہانی بھی ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے, اور اگر عمران خان آ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور فلاں چیز ہو جاتی. بھائی آپ بھی تو گئے, اپوزیشن کے لیڈران بھی بہت سارے جو ہے نا وہ آئے نا, تو پھر کیا مسئلہ ہے, آپ کی پارٹی کے لوگ آئے. دوسرا مجھے یہ لگا کہ عمران خان صاحب کہیں ان کے اپنے ضمیر میں یہ بات کھٹکتی رہی کہ میں شیخ رشید کو پروموٹ کر سکتا ہوں لیکن میں ووٹ نہیں ڈالوں گا. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا انسلٹنگ ایٹیچیوڈ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو شکایت کر سکتے ہیں کہ ان کو نہ بناؤ, لیکن آپ نے تو بنا دیا نا. آپ نے جب ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ نامنیٹ کر دیا, اس کے بعد اب یہ کام کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ویسے پارٹی میں سے کوئی, یہ شاید یہی ریزن ہے جو کہہ سکتے ہیں براڈ اسپیکٹرم کی اگر بات کی, جو ریزن یہی ہے کیونکہ کہاں بننا تھا شیخ رشید صاحب نے پرائم منسٹر, تو چلیں ان کو نامنی کے طور پہ لے آئے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پارٹی میں نظر آتا ہے تحریک انصاف میں کہیں نہ کہیں یہ بات بہت نچلی سطح سے اگر اسٹارٹ کیا جائے تو یہ بات آئی ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی میں کوئی آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملا جس کو آپ لا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا اس پر تنقید کی ہوگی, پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا اس پہ جو ہے بات کی ہوگی خان صاحب سے؟ میرے خیال میں بات تو وہ سارے کو کرنے دیتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں ان کی باتیں. یہ شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, علیم خان, آپ کو لگتا ہے یہ سب کے سب بن نہیں سکتے, وجہ ایک ہی نظر. شاہ محمود قریشی صاحب کو بنایا جاتا تو جہانگیر ترین صاحب ناراض ہو جاتے, جہانگیر ترین صاحب کو بنایا جاتا تو جو ہے شاہ محمود قریشی ناراض ہو جاتے, کسی اور کو بنایا جاتا تو کوئی اور ناراض ہو جاتا. یہ اس طرح سے پارٹی کا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ اگر کسی کو اپنی پارٹی میں سے بنا دے تو واقعی اس بندے کی ایلیویشن تو ہوگی. یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے. عمران خان صاحب خود بھی ایک احتساب کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. وہ کہ جو لوگ پٹیشن لے کے جانے والے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں وہ فیصلہ نہ ملے جو ہم چاہتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر بھی کام پڑ جانا ہے. اور لیکن بہت بڑا کوشچن مارک نہیں ہے کہ اگر سپوز اس طرح کا کام ہو گیا, ہم تو نہیں چاہتے ہیں بٹ اگر ہو گیا, اب عدلیہ کچھ بھی فیصلہ, عدلیہ کچھ بھی فیصلہ دے سکتی ہے. عدلیہ کے اس پہ نا, آپ خود کہتے ہیں کہ جو بھی کیس عدلیہ میں ہو وہ ان کے اس پہ ہے کہ وہ چاہے ڈسکوالیفائی کریں چاہے کچھ بھی کریں ان پہ ہے. ہم تو اس بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتے, مجھے بتائیں. لیکن اگر اس طرح کی چیز ہو گئی ڈسکوالیفائی, میں نہیں کر سکتی, ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, اس کے بعد تو بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا کہ آگے کون ہے. میرے خیال میں دیکھیں یہ جو نون لیگ میں توڑ پھوڑ کا شکار کر رہے ہیں, گروپنگ بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو تو دیکھ لیں پہلے. اچھا بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, پیپلز پارٹی پہ بھی ابھی کرنی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے تو پارٹی کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی یونائٹنگ فورس رہے گی. سب سے پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب بچ جاتے ہیں تو پیسہ بہت بڑی چیز ہے, وہ اکٹھا کر لے گا پارٹی کو. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایک تھیری یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ جو ہے بہت پاپولر ہے انٹرنیشنلی,
اور لوکلی بھی ماشاءاللہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے سیزن پالیٹیشین ہے, تو ہی مائٹ آلسو بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اور تھیری جو چلتی ہے کنسپریسی تھیری, اس میں یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے, اینڈ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ بنیں گے, شاہ محمود قریشی صاحب بنیں گے. لیکن میں کنسپریسی تھیریز کو مانتا نہیں ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے جو لیٹیگیشن ابھی چل رہی ہے اس کے اندر کچھ پوائنٹس جو لے کر آئی ہے نا پی ایم ایل این, خاص طور پہ ان کی اپنی بایوگرافی کی کوٹیشنز لے آئے ہیں اور باقی چیزیں کیا, تو اس سے مجھے تقریباً یہ لگ رہا ہے کہ آج کے دن جو بھی باتیں ہو رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. آپ نے صحیح کہا کہ ہم میں سے کسی کو وش نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں تو وش کرتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل بالکل. تو اب جو ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب شیر کے سامنے آ جاؤ تو پھر شیر ہی کرے گا. پیپلز پارٹی کا بتا دیجیے. پیپلز پارٹی نے اب اس طرح سے مشاورت کی کوشش بھی کی لیکن کچھ نہیں بن پایا. پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میں نے لاسٹ میں آپ سے پوچھا تھا, پی ٹی آئی کا ایک موقف ہمیں نظر آ گیا اور وہ کہیں نہ کہیں سے بھی اپوزیشن اتحاد کی کوشش کر بھی نہیں رہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے بقول نہ پیپلز پارٹی کی, وہ کس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ ایم کیو ایم سے کہیں بھی بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن پیپلز پارٹی اور اسپیشلی آج جس طرح چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے بات کی ہے, جس طرح کی چیزیں کہی ہیں اور بڑا کلیئرلی میسج دیا ہے, جس طرح سے عدلیہ کو بھی مخاطب کیا ہے, جس طرح سے باقی چیزوں کو بھی کیا ہے, یہ بڑا کلیئرلی میسج ان کی جانب سے ہے. اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ جمہوریت باقی کیا رضا ربانی صاحب کے منہ سے ہم سن رہے ہیں. آپ نے 3 چیزوں کو اکٹھا کر دیا, لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ ان کی پارٹی کی جو الیکٹورل اسٹریٹجی تھی اس کی بات کر لوں. میرے خیال میں ان کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ شیخ رشید صاحب کو سپورٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. دوسرا, انہوں نے نوید قمر صاحب کو کیوں چوز کیا؟ پیپلز پارٹی از کوائٹ انٹیلیجنٹ پارٹی. نوید قمر صاحب کی آپ نے تقریر سنی ہو, شاید آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سنی ہو, وہ دونوں روم میٹ رہے ہیں بھائی. اچھا, تو وہ ایسے لگ رہا تھا نا, بڑی خوبصورت لگ رہا تھا کہ جی ان کے آپس میں کمیونیکیشن بھی ہے, اپوزیشن بھی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر ایز ویل. اچھا, جو شیخ رشید صاحب کا کیا نا, شیخ رشید صاحب کو جب نامینیٹ کیا گیا, آپ نے دیکھا تھا جب پی ایم کی اسپیچ چل رہی تھی آدھے سیکنڈ کے لیے کٹا تھا, تو وہ جو شیخ رشید صاحب ہے نا, وہ یوں کر کے نا مکے لہرا کے جمپے لگا رہے تھے. میں نے کہا یار یہ پی ایم کے کینڈیڈیٹ یہ نہیں کرتا ہوتا. شیخ رشید صاحب کو نا پاکستان کا نیا پی ایم پھر ایسا ہی کچھ ہوگا. نہیں, میرے خیال میں نئے پاکستان کے اندر ان بیچارے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کچے گھڑا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو ڈبانا ہے, بس اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو وہ کچا گھڑا جو ہے اگر پار بھی لے گیا تو گھڑا وہی چھوٹ جائے گا, اس کے بعد اس کا کام. جو دوسروں کو اسٹیپنی کہتے ہیں باقی چیزیں کرتے تو انفیکٹ وہ خود اسٹیپنی نہیں, میں تو گھڑے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس بات کو چھوڑیے, پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں اچھا مینج کیا. اور اس وقت یہ جو اگلا آپ کا ٹاپک آنے والا ہے نا, اس کے اندر جو لڑائیوں کا معاملہ ہے اس کو بھی سن لیجئے کہ اگر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی بہت زیادہ آپس میں گھمسان کی جنگ ہوتی رہتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی, وہ خود بخود ریوائیو ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ دونوں پارٹیاں کیونکہ دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں, سینٹر رائٹ کی ہیں, ان کو ذرا یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اتنا زیادہ نہ لڑیں کہ اینڈ میں کچھ نہ بچے, اور پھر جو ہے ہم کسی ایسے ریسیٹ کی طرف جائیں جہاں پہ آپ کی جگہ بالکل ہی اور پارٹیاں آ جائے. اور وہ چیئرمین سینٹ کے بیان کے والے سے, ہاں چیئرمین سینٹ کو وہ تو پتہ کیا ہے, میں ایک تو آئی ریسپیکٹ ہم لاٹ, میں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے. جب وہ نہیں بن رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تو یہ ان کو ہونا چاہیے. میں ان کو ایک پروفیسر کے طور پہ دیکھتا ہوں, ایک وہ جو پیڈاگاگ ہوتا ہے نا, somebody who has to point out the right direction and when he comes and when he reminds you کہ کیا کچھ ہے. انہوں نے 3 برانچز آف گورنمنٹ کی بات کی, 3 پلرز آف اسٹیٹ کی بات کی, ٹرائیکاٹمی کی جو بات ہوتی ہے. میں چوتھے پلر کی بھی آج بات کرنے لگا ہوں. اچھا, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ یہ تینوں جو ہے ایک دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ سب سے کمزور لیجسلیچر یا پھر مقننہ جو جہاں پہ قانون بنتا ہے جس کو آپ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا وہ سب سے کمزور ہے. اور یہ بات تو شاید ہے, شواہد اس کے آنا شروع. ہر ادارے نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو مضبوط. نہیں, میرے خیال میں دوسرے کی کاسٹ پہ کرتے ہیں مضبوط. اس وقت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے نا اس کو اپنے آپ کو ری ایسرٹ کرنا, اگر وہ نہیں کرے گا تو ابھی جتنا وہ دھس گیا نا نیچے, اس سے اور زیادہ دھس جائے گا. یہ پارلیمنٹ کا ہو گیا. کابینہ کی آپ نے ایک سوال کیا تھا, اس کا بھی تھوڑا سا بات جواب آپ سوال کر دیتی. چلے, آج کہا یہ جا رہا ہے کابینہ جو ہے وہ اوتھ لے لے گی اپنا, لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی منسٹریز ہیں جس پہ اب اتفاق نہیں ہو پایا ہے. نہیں, منسٹریز جس میں منسٹرز آئیں گے آبویسلی. انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے کہا گیا ہے کیونکہ وہ جو نثار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید نہیں آنا چاہ رہے اس کابینہ کا.
अब लेकिन नहीं आना चाह रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। हम तो वही कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं आ जाए, लेकिन वो नहीं आना चाह रहे। और इस तरह की कुछ 3-4 और मिनिस्ट्रीज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद उस पर अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं समझ आ रही है, किस तरह से किसको जो है अपॉइंट की जाए, किसको पोर्टफोलियो दिया जाए। क्या कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज आपको लगती हैं ये मिनिस्ट्री के अलावा? मेरे ख्याल में इंटीरियर फॉरेन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी कोई मामला है जिसको देखना है। लेकिन पहले चौधरी निसार साहब की बात कर लो। चौधरी निसार साहब के साथ मंसूब जो बातें हम तक पहुंची है उसमें ये है कि वो इस कैबिनेट में नहीं बैठना चाहते। शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे उसमें वो बैठने को तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी चाहिए। इस वक्त हमें एक स्ट्रांग फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है और उनका नाम क्योंकि बार बार आ रहा है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, चौधरी साहब आ जाइए। उसकी वजह है कि हमारा जो फिर कैबिनेट है एक तो कंसिस्टेंसी रहेगी, नेम चेंज हो ना हो, लेकिन आपके मिनिस्टर्स अब वो होने चाहिए जो कंटिन्यू कर सके। इसी वजह से इसहाक डार साहब के बारे में जो है वो भी ये बहुत सारे कंसर्न ये कहा जाता है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन लैब वगैरह के सारे के सारा चलो उनकी फिर भी समझ आती है कि वो चाह रहे होंगे जरा इंक्वायरीज हो जाए उसके बाद। लेकिन मेरे ख्याल में अब की उनकी फाइनेंस टीम बड़ी स्ट्रांग थी ना, उनके बहुत सारे लोग थे फाइनेंस के उसमें, तो उनमें से कोई मिनिस्टर भी आ सकता है। लेकिन अब ये है कि आज के दिन अगर फैसला नहीं हो सका, कुछ मिनिस्ट्रियां तो होंगी ना जिनका फैसला हो गया होगा, तो कम से कम उनका जो है कल तक जो है अगर ओथ हो जाता तो बड़ी अच्छी बात होगी। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास सारे कलमदान है, वही सदर वाले आर्गुमेंट है। ये यंग आदमी है लेकिन फिर भी इनके पास बहुत ज्यादा कलमदान है। शायद थोड़ा सा बेहतर हो कि वजन को घटाएं ताकि फिर मूव करने में आसानी। ठीक है, क्योंकि दूसरा टॉपिक जो है वो बहुत कम टाइम रह गया है तो मैं जरा फोकस करने शॉर्ट कर रही हूँ। टॉपिक जरा लंबा था लेकिन अब उसको शॉर्ट करके से वो इल्जाम की तरफ आनी चाहिए जो आज बल्कि 48 घंटे से जो है तमाम मीडिया चैनल्स पे हमें नजर आ रहे हैं। वो आयशा गुलालई जो कि MNA रही हैं तहरीक इंसाफ की, इनफैक्ट अभी भी MNA हैं, उनकी जानिब से इल्जाम लगाए गए। इल्जाम जो हैं वो काफी संगीन है। वो इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके पार्टी के चेयरमैन हैं उनके हवाले से इल्जाम है। उनका कहना है आयशा गुलालई का कि PTI में खवातीन की इज्जत नहीं होती। साहब ने यह भी कहा है, इल्जाम लगाया इमरान खान साहब पे कि इमरान खान साहब उनको कुछ गलत किस्म के मैसेजेस भी भेजते रहे। इस हवाले से बात करते हैं, ये कितना संगीन इल्जाम है। हैरेसमेंट के हवाले से हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। कितना संगीन इल्जाम होता है जब एक खातून पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने आकर कहें कि मुझे फलां शख्स ने ऐसे मैसेजेस भेजे हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ लेकिन मुझे हरास किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल आपके लिए और हमारी ऑडियंस के लिए। पहले मैं अपने बारे में पूछूं, जब भी कभी भी कोई हरासमेंट का वाकया आया चाहे किसी का भी हो, आप मुझे बताइए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप तो मुझे जानती हैं और फेयर भी, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है? आप हमेशा खवातीन का ज्यादा, मैं ये कहता हूँ कि अगर खवातीन का है तो इन्वेस्टिगेट करो और कभी भी इसको डिसमिस ना करो, ठीक है? मुझे नहीं अच्छा लगता कि कभी भी किसी पे भी बहतान लगे। अब साथ ही होता है ना कि PMLN के भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात करते करते उनके माजी में चले जाते हैं, उनके लाइफस्टाइल की बात करते हैं। देखिए जी, बात यह है कि दोनों चीज़ों को फर्क करना सीखें। प्राइवेट जिंदगी एक और बात है, हरासमेंट का जो मामला है वो और बात है। हरासमेंट क्या होती है? आपके कोई बॉस हो या किसी का कोई बॉस हो और वो एडवांटेजेस मांगे और जब वो कंसेशन ना दिए जाए तो जॉब जाने का हक हो, ठीक है? तो इसके लिए पहले तो मेरे लिए सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ऐसा स्ट्रांग। एक हमें पता है ombudsman है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है ना इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें ऐसी तमाम चीजों का फोरेंसिक वो अपडेट हो सके। अब ये सारे के सारे इस वक्त क्या चल रहा है, तुम अपनी ब्लैकबेरी दो, वो कहते तुम अपनी ब्लैकबेरी। अच्छा पर मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, जब भी कोई खातून या कोई मर्द या कोई भी बंदा इल्जाम लगाता है हैरेसमेंट का, तो ये किसके ऊपर वाजिब हो जाता है? कौन सबूत देगा? वो जिसको हरास किया गया है वो खातून सबूत देंगी या फिर जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो मर्द जो है वो? जवाब दूं इसका? जी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है रियासत। एक तो रियासत को सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारे सिटीजन के साथ अगर कोई भी इस्तेसाल हो रहा है तुम की तरफ, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू हैव सम फोरम जिसके अंदर डिमांड आए, फौरन नोटिस लिया जाए और डिमांड है कि अभी एविडेंस साबित करो। इधर से इल्जाम लगाने वाले पे, उधर दोनों पे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बार बार ये बात की जा रही है कि जो इल्जाम लगाता है उसी का काम है। लेकिन सर मुझे ये बता मैं आपको एक बात बताऊं, पहले नाज बलोच का दीगर साहिबान जो है साहिबाएं जो है वो पार्टी छोड़ के गई हैं, उनको मैं पर्सनली जानता भी था। ये आयशा गुलालई साहिबा को मैं बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है?
अच्छा, इसलिए मैंने इनके ऊपर सोचा हुआ था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा, सिर्फ ये है कि मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से मीडिया को छोड़ा गया, खुदा की कसम, अभी 2 घंटे पहले एक प्रोग्राम आया, उसके बाद मुझे जी चाह रहा था मैं मुल्क छोड़ जाऊं। आप एक बंदी को सामने बिठाते हैं और उसके बाद जो है खुद बेटियों वाले हो यार, खुद अपने घर में वो बच्ची है और तुम जो है ना अटैक पे अटैक। अच्छा, सवाल करती है, वो बेचारी बोलने लगती है, डू यू नो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम? शी वाज विंसिंग। यार खुदा का कोई मतलब है, हमारे मुल्क में कोई शर्म रह गई है, कोई हया रह गई है? अगर ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बच्ची जो है ना हमारे मुल्क के अंदर हो, तो ये होना चाहिए कि कोई उसको मैंने आंख से ना देख सके, जहां जाना है जहां जाए। उसके साथ साथ क्या हो रहा है आगे से हरकतें हुए कि जी आपकी बहन ये करती है, क्या करती है, स्क्वॉश खेलती है, क्या कोई क्राइम है? और आप जान रहे हैं कि ये ज्यादातर लोग, क्योंकि ये सब जानते हैं कि पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के पेजेस से जो है उनकी बहन को जो है वो बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो फरूक उनकी बहन तो 4 साल नहीं, आपको पता है ट्विटर पे क्या हो रहा है? क्या ट्विटर पे जो इनके होते हैं ना वो ट्रोल्स वगैरह, कोई कह रहा है इसके ऊपर जरा तेजाब फेंक दो, दूसरा कह रहा है इसके ऊपर आग लगा दो, कोई कह रहा है उसको मार डालो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ है, फवाद चौधरी साहब आगे बैठे, उनके साथ ने अपने आप को अपने लोगों को किस तरह छोड़ा, उनके साथ भी माने इस बात। देखिए मैं तो खुल के कहता हूँ, तो पेजेस में ये बात नजर आ रही है, वो तो खुद से कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की बिल्कुल आपने ठीक बात की, उन्होंने बात कर दी। शीरी मजारी साहिबा ने, और शीरी मजारी साहिबा का वो वक्त भी आपको याद होगा जब उन्होंने कोई इख्तलाफ किया, सिर्फ इख्तलाफ किया था, तो उनकी बेटी के हवाले से, और खुद शीरी मजारी जो है, नहीं वो उनकी अपनी खुद बात बता रही है कि उनकी बेटी के हवाले से, और वो खुद ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल आई, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इख्तलाफ किया, पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के मीडिया सेल ने मेरी बेटी के हवाले से बातें की। तो किस तरह की अच्छा बात ये मीडिया किस तरफ लेके जा रही है? डॉक्टर साहब मसला पता क्या हो गया, 10 साल से हमारे कौम के अंदर ना 2 बहुत बड़ी बदकिस्मतियां। 10 साल से हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारी हुकूमत कैसी होगी। मुशर्रफ को उतारते उतारते हमने जो है ना अपनी सिविलाइजेशन, अपनी तहजीब उतार के फेंक दी पूरी कौम ने। उसके बाद क्या हो रहा है कि सारे लोग आपस में लड़े, और ऐसे में सबसे बड़ा विक्टिम पता है कौन बना है? औरत। अच्छा, सियासत में औरत का मकाम कोई होना चाहिए, तब हो गया। अच्छा, हर पार्टी ने गलत किया, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पीटीआई कर रही है, लेकिन ये याद रखें, जिन साहब का भी आपने जिक्र किया वो पहले 2 और पार्टियों में थे, उनमें से किसी पार्टी में इस तरह से नहीं बोल सकते थे जिस तरह आप बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रेक फेल है ना भाई, आपकी पार्टी की, थोड़ा कोई खुदा का खौफ करो। और दूसरी बात ये है कि सियासत के अंदर खवातीन जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि बेटियां होती है सांझी। मैंने अभी जब वो आप बात कर रही थी मजारी साहिबा की भी, तो बेटी की बात आई तो मैंने उस हालांकि आप गलत बात नहीं कर रही थी, आपसे बता रही थी कि माजी में क्या हुआ है। मेरा ये मानना है बेटियां सांझी होती हैं, तो ये जो खवातीन पॉलिटिक्स है ना, इनको रियलाइज करना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और किसी पार्टी में ना हो। और फिर दूसरी तकलीफ दे आज मुझे क्या हुआ, जो सहाबत का जो जनाजा निकलता है ना, एक साइड पे तो वो लोग हैं ना जो कि इस तरह से अटैक कर रहे थे, दूसरी साइड पे एक चैनल है, उसके अंदर एक बहुत प्यारा रिपोर्टर है, वो जो बड़े स्वीट किस्म की जो है ना वो रिपोर्टिंग करता है। उस बेचारे को जाके भेजा हुआ था, वो जलसे में गया हुआ था, और वो बेचारा जो है ना उन्हीं की तरह नारे भी लगा रहा था। यार खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर हलाल कमाना जुर्म तो ना बनाओ। इस जो भी बंदा बाज़मीर है उसको जलील तो मत करो। बिल्कुल ठीक है। पर इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि आपने बिल्कुल ठीक बात की, नाम इमरान खान साहब के हवाले से बात करें, नाम आयशा गुलालई के हवाले से बात करें, हम वही बात करें जो आयशा गुलालई ने इल्जाम लगाए, मुझसे उन इल्जाम के हवाले से बात करें, लेकिन साथ हम बार बार कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी जिस तरह की चीजें वो सामने आनी चाहिए, और इस इल्जाम को सिर्फ इल्जाम के तौर पर नहीं लेना चाहिए, जो हकीकत है या तो आयशा गुलालई साहिबा जो है या फिर इमरान खान। बिल्कुल ठीक बात करें। अब आयशा गुलालई साहिबा कहती है इन्वेस्टिगेशन हो, और इमरान खान साहब का जो ब्लैकबेरी मोबाइल है वो देखा जाए, उसकी तहकीकात करवाई जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में नहीं, अब वो रियासत अगर करती है तो या इमरान खान साहब खुद ही अपने आप को, अगर इमरान खान साहब ठीक है, मैं एक फिर असम्पशंस की तरफ जा रही हूँ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, अगर इमरान खान साहब ठीक है तो खुद इसका ब्लैकबेरी पेश कर ले कि जी लीजिए आप तहकीकात कर लीजिए, मैं तो पूरा आई एम ऑल क्लियर। नहीं, मैं इस तरह की किसी डिमांड को हरगिज वो नहीं करूंगा, उसकी वजह है कि रिस्पॉन्ड नहीं करे इमरान। नहीं, इमरान खान साहब की कोई बयान तो है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहरहाल वो कहते मीटिंग में थे तो वहाँ पे बोले, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कह दूं कि मैं किसी की प्राइवेसी के ऊपर जो है ना ये अटैक नहीं चाहूंगा कि पब्लिकली उनकी ब्लैकबेरी, आपकी या उनकी या किसी की ब्लैकबेरी जो है ना सामने आए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ तो फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी? ऐसे इल्जाम जी जेआईटी सिर्फ और सिर्फ एक नवाज शरीफ को हटाने के लिए बनाई आपने। जेआईटी की बड़ी सख्त जरूरत है, और आपको पता है ना किस तरह की चीजों में आप तो जानते हैं एफआईए को रेफर किए जाते हैं, या हरासमेंट के केसेस तो वाजिद यासा बैठे हैं ना, तो एक और लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनको भी बिठाएं, लेकिन जेआईटी बनाए और इन्वेस्टिगेट करा लें, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा, ये पब्लिकली एक तो
تہذیب کا جنازہ، دوسرا بیٹیوں کی عزت کا جنازہ، تیسرا صحافت کا جنازہ نکالنا بند کرو. اچھا ایک اور بات میں بتا دوں، بڑا افسوس کی بات ہے کہ اپنے استادوں کے بارے میں بڑی عزت کرتا ہوں، بس ان کے ٹخنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اتنی عزت دینے والا آدمی ہے. لیکن ایک ہمارے استاد صحافی نے کل جو ہے نا وہ 50 کروڑ والی بات کر دی، بعد میں انہوں نے ٹکٹ کی بات بھی آ رہی ہے ان کے حوالے سے، NA1 کے ٹکٹ کے حوالے سے، لیکن بعد میں انہوں نے اندلیب عباس صاحبہ کو وہ کیا مینشن کیا کہ ان سے میں نے یہ بات سنی تھی. تو اس کے بعد یہ کریکشن کسی نے نہیں کی کہ وہ اندلیب صاحبہ نے کی ہے. اچھا اور پھر اندلیب صاحبہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. یار ایمان سے میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے، میرا جی جاتا ہے میں ملک چھوڑ. سر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو ہراسمنٹ کی چیزیں ہیں یہ بہت ایسی ہیں، یہ باتیں ہم سنتے رہے. PTI کے حوالے سے بات کی جائے وہ ہر جماعت میں ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اخلاقیات کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی اخلاقیات کے حوالے سے اس طرح کی بہت چیزیں آئی ہیں، سب کی ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ابھی الزام عمران خان صاحب پہ تو آبویسلی عمران خان صاحب کو جو ہے پروو کرنا پڑے گا. پرائیویٹ اخلاقیات کی بات نہ کریں، بالکل نہیں ہے. کسی کے اوپر اسالٹ جو ہے چاہے جس طرح کا بھی ہو، ہراسمنٹ کا ہو، اس کی انویسٹیگیشن لازمی ہونی چاہیے. کے اندر پھر آ جائے گی نا میرے خیال میں انویسٹیگیٹ کر لیں، بہت کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ فاروق. ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم اور سیم چینل، تب تک میں رکھے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.